नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तत्वों के साथ आपके पॉलिटी वीडियो क्लास का अगला क्लास। शिक्षक भर्ती कला संकाय के लिए विशेषकर डिज़ाइन किया गया है, मगर मैं हमेशा की तरह फिर बोलता हूँ कि भैया ये जिसके भी एग्जाम में संविधान आता है सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब सिलेबस एक है तो कैसे कोई वही सिलेबस अलग अलग हो सकता है। हाँ, बस वही है कि भाई उसके नसीब में क्या क्वेश्चन फंसता है, किसके नसीब में क्या क्वेश्चन फंसता है, ये बात अलग है। मगर मुद्दा ये है कि जब आप किसी टॉपिक को संपूर्णतः समझ लेते हैं उसके व्यवहारिक पक्ष के रूप में, तो दोस्तों हर क्वेश्चन बनना है, चाहे फिर किसी भी एग्जाम का हो। तो निश्चिंत होकर के डाउट मत रखिए कि क्या केवल शिक्षक भर्ती वालों को पढ़ना है, तो उनको तो पढ़ना ही है, मगर उसके अलावा हर एक पोस्ट की तैयारी करने वाले जिनका संविधान वीक है, जिनको संविधान सही मायने में संविधान क्या होता है, उससे क्वेश्चन क्यों ऐसे बन रहे हैं, वो समझना है तो यहाँ पढ़ेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पीएससी हो चाहे व्यापम हो, अब सबका सिनारियो हो गया है कि अभी आपसे किताबी ज्ञान नहीं पूछते हैं, अब आपसे ये व्यवहारिक ज्ञान पूछते हैं कि आपके जीवन जो व्यवहारिक रूप से आप देखने मिलता है, तो व्यवहारिक ज्ञान पूछ रहे हैं, व्यवहारिक पक्ष पूछते हैं ये संविधान का। तो दोस्तों हमने पूरे सेशन को उसी आधार पर डिज़ाइन किया है, उसी आधार पर हम पढ़ा भी रहे हैं, और इसलिए बहुत कम बच्चे ही पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों को कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ के आदत ऐसा हो गया है, ये खुद उनका नेचर ऐसा हो गया है कि अब ये हमको बस रटाने वाला ज्ञान दो, रटंत विद्या दो, रटा जाए बस हमको, मेन मुद्दा उसका टॉपिक हेडिंग रटा जाए कि अनुच्छेद 1 में ये है, अनुच्छेद 2 में ये है, बस हेडिंग रटा जाए। बाकी उसके अंदर के व्यवहारिक ज्ञान से कोई क्वेश्चन पूछे तो हमसे ना बने। बच्चे खुद ही ऐसा चाह रहे हैं, और इसलिए आप क्या देखते हैं कि भैया बहुत कम व्यू जा रहा है इस क्लास का, क्योंकि भैया ये बहुत कम व्यू इसलिए जा रहा है क्योंकि इस व्यवहारिक पक्ष को पढ़ने वाले बच्चे ही बहुत कम हैं। और ये वही बच्चे हैं जो अपने कैरियर को लेकर एकदम सीरियस है, या वो बच्चे हैं जो 3 से 4 साल तैयारी कर लिए हैं और अब उनको पता चल गया कि उस तरीके से पढ़ने से हमारा एग्जाम नहीं निकलने वाला। तो आइए भैया मैं बोलूँगा कि जो नए बच्चे हैं वो भी सीखें कि संविधान इसी रूप में पढ़ना होगा आपको, है ना। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आप पढ़ने वाले हैं भाग 5, संविधान का भाग 5। हम संविधान के भाग 1, 2, 3, 4 खत्म कर चुके हैं। आज हम संविधान के भाग 5 में हैं, जिसको बोल रहे हैं संघ। इसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों भारतीय संसद का पार्ट 1, जिसमें अनुच्छेद आप 79 से 123 तक होगा। ये 1 मिनट रुकेंगे, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, है ना भाई। उन्यासी से 123 तक वहाँ सर आप पढ़ने वाले हैं भाग 5 संघ, जिसमें भारतीय संसद का पार्ट 1 अभी पढ़ रहे हैं, इसका पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके बनते चल जाएगा, जिसमें पूरा अनुच्छेद पढ़ेंगे अनुच्छेद 79 से 123 तक। तो रियल माइंड दोस्तों भारतीय संसद शब्द का प्रयोग होना भी अपने आप में एक तरीके से आपको गलत नॉलेज देने की तरह, मगर बच्चे क्योंकि किसी के संसद शब्द ज़्यादा समझते हैं इसलिए शब्द लिखवाया गया है। आइए आपको रियल मायने में समझाता हूँ क्लास की शुरुआत में ही। ये देखिए हमारा है भैया संसद भवन, क्लियर। मैं कुछ आपको समझा देना चाहता हूँ। सर संविधान के 3 आधार स्तंभ है, जो संविधान की शुरुआत में मैं पढ़ा चुका था, है ना। सर संविधान के 3 आधार स्तंभ होते हैं। विधायिका, देखिए भैया आपको आगे पूरा कंटेंट मिलेगा हर दिन की क्लास की तरह, तो उसमें कोई दिक्कत डाउट रखना ही नहीं है। विधायिका, सर कार्यपालिका, कार्यपालिका, ये संविधान के 3 आधार स्तंभ है, इस पे संविधान खड़ा है। और दोस्तों सर न्यायपालिका, न्यायपालिका। सर विधायिका वह हिस्सा होता है जो नियम कानून बनाता है। क्या? नियम एंड कानून यह बनाता है वो विधायिका है। जो उसको लागू करता है या संचालन करता है वो है कार्यपालिका। और दोस्तों जो उसमें अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो सारे विवादों का निपटारा करता है, यह आपको न्याय देता है। कोई भी विवाद होने पर न्याय देता है आपको, कुछ भी विवाद होने पर सभी विवादों का निपटारा करके आपको न्याय देता है, वो है न्यायपालिका। तो बताइए दोस्तों पूरे नियम कानून बनाते कौन है? हाँ सर संसद लोग बनाते हैं, ठीक है भैया। तो सर विधायिका सर 2 हिस्से में बटा हुआ है। सर एक केंद्र स्तर पर विधायिका होती है जो नियम कानून बनाती है, और सर एक राज्य स्तर पर विधायिका होती है जो नियम कानून बनाती है। हाँ सर जो केंद्र स्तर पर होती है उसके केंद्र स्तर की विधायिका को हम क्या कहते हैं? सर संसद कहते हैं।
और संसद में देखिए लोकसभा से कोई नियम कानून बनेगा, राज्यसभा में पास होगा, फिर राष्ट्रपति का साइन होगा तो चीज़ पास हो जाएगा। इसलिए संसद में आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट साहब आते हैं, है ना। हाँ, तो संसद के अंदर संसद के तीनों होते हैं, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट, तीनों से मिलकर ही संसद बनती है। और भैया केंद्र स्तर पे विधायिका को आप संसद बोलते हैं, वैसे ही राज्य स्तर पर जो राज्य छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर विधायिका को आप क्या बोलते हैं? विधानमंडल, मंडल विधानसभा, ठीक, तो याद रखिए भैया, तो आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ये चीज़। इसका मतलब सर नियम कानून बताइए कौन बनाता है? सर केंद्र स्तर पे संसद बनाती है, और नियम कानून को राज्य स्तर पे बनाती है विधानसभा। तो केंद्र स्तर पे संसद विधायिका है और राज्य स्तर पे विधानसभा विधायिका है। तो रियल मायने में अभी आप पढ़ रहे हैं भाग, जो पीछे पढ़े ना, अभी देखिए जो समझा दूँ आपको, जो पीछे पढ़े ये वाला हिस्सा, तो भाग 5 में भारतीय विधायिका आएगा, और उस विधायिका में आप देखेंगे 79 से 123 तक, ठीक। भारतीय विधायिका फिर आप मेनली आप देख रहे हैं केंद्र स्तर की विधायिका, तब आप जानेंगे जब केंद्र स्तर की विधायिका बात होगा तो संसद होगा। और संसद का पार्ट एक आप पढ़ रहे हैं जिसमें आप पूरा अनुच्छेद पढ़ेंगे 79 से 123 तक, पूरे इसी से जुड़ा हुआ है। क्लियर? चलिए अब आइए आगे हम बढ़ते हैं। तब इसको मिटाता हूं मैं। देखिए अनुच्छेद 79 से 123 में बोला, अनुच्छेद 79 चालू हो गया, उसके अंदर से लिखा पूरा कंटेंट भी आपको मिलेगा। मैं इसको पढ़ाने से पहले मैं आपके दिमाग में एक बैकअप पूरा बनाना चाहता हूँ जो हमेशा आपके दिमाग में छपा रहे, जिसके आधार पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको मदद मिलेगी। आइए उसमें पूरे ब्लॉक डायग्राम को बना देता हूँ जो हमेशा बनाता हूँ मैं आपके लिए, है ना। भैया आप क्या पढ़ रहे हैं? सर भाग 5 हम पढ़ रहे हैं, भाग 5 इसका बोले संघ सरकार या केंद्र सरकार। संघ के स्तर पर सर आप क्या देख रहे हैं? अनुच्छेद आपने देखा था 52 से 151 तक। सिर्फ 52 से 151 को अलग अलग हिस्से में तोड़ा गया। कार्यपालिका जो नियम कानून लागू करे, मतलब मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, हाँ वो कार्यपालिका के अंदर हिस्से हो जाते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल परिषद, वो सब आपके कार्यपालिका के हिस्से हैं। विधायिका जो नियम कानून बनाएगा, केंद्र में आपका नियम कानून बनाएगा, संसद लोग राज्य स्तर बनाएगा, वही विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है सर। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब वो सब, ठीक है। अच्छा लास्ट आपका बच गया CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो फिर अनुच्छेद 52 से 151 को आप इसमें तोड़ते हैं, कार्यपालिका आता है आपके 52 से लेकर 78 तक के पूरे अनुच्छेद में। सर विधायिका आता है आपके 79 से 123 तक के पूरे अनुच्छेद में। सर न्यायपालिका आता है आपके 124 से 147 तक के पूरे अनुच्छेदों में, और दोस्तों CAG आता है आपका 148 से 151 तक के अनुच्छेदों में। तो क्या दोस्तों हम लोग 52 से 151 तक, 52 से पूरा 151 तक बैकग्राउंड समझ गए कि 52 से 151 तक जाते जाते में 52 से 78 तक पूरा कार्यपालिका, 79 से 123 तक पूरा विधायिका, 124 से 147 तक पूरा न्यायपालिका, 148 से 51 में CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आते हैं। इसलिए आप 148 में CAG का पद भी देखते हैं। फिर दोस्तों इसका पहले हिस्सा कार्यपालिका जिसको हम पढ़ गए हैं, ये कार्यपालिका फिर 3 हिस्से में टूटता है कि कार्यपालिका किससे मिलकर बनती है। तो आप बोलेंगे यहीं से ही, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इनको मतलब क्या, कोई प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद इन सब से मिलकर बनती है क्या आपकी, बनती है सर कार्यपालिका, जिसमें 52 से 78 के बीच में तीनों आने चाहिए। इसलिए आप क्या देखते हैं, राष्ट्रपति में आप देखते हैं 52 से 62 तक, इसमें आप देखते हैं 62 के बाद 63 से, उपराष्ट्रपति जी का 63 से 73 तक, प्रधानमंत्री जी से जुड़ा हुआ या मंत्रिपरिषद से जुड़ा हुआ आप देखते हैं 73 के बाद आता है 74 से 78 तक, क्योंकि 74 से 78 तक ही जा सकते हैं। देखिए 52 से चालू हुआ और 52 से 78 तक आप गए, 52 से चालू करके 78 तक आप गए, मैं उसमें 52, 10, 62, 63, 10, 73, देखिए 5262, 6373, बहुत ईजी है याद करना। तो हाँ सर हम लोग ये पढ़ चुके, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पढ़ चुके, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद हम इसे पढ़ चुके, ठीक। या मंत्रिपरिषद भी लिख देता हूँ ब्रैकेट में।
तो ये कार्यपालिका वाला पूरा पोर्शन हम लोग ये तीनों हिस्सा पढ़ चुके हैं। इसका मतलब हम लोग कार्यपालिका वाला पूरा हिस्सा पढ़ चुके हैं। तो हमारा कार्यपालिका वाला पूरा हिस्सा हो गया है कंप्लीट, जिसमें अब आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे बनेगा तो अगर आप पढ़े हैं इस बार मेरे से क्लास, तो उस समय तुरंत अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन फटाफट बनेगा बिना किसी डाउट के। जहाँ एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाता है हर वो जगह मैंने आपको नोट डाउन करके लिखवाया कि यहाँ पैसे घुमाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और सर जब आप एग्जाम कभी भी देने जाए तो यहाँ से रिवीजन करके जाइए पूरे संविधान को, तो एक भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आएंगे। मैटर ये नहीं करता कि आप कितना सही किए, मैटर ये करता कि आप गलत कितना कर दिए। अगर आप 20 सही किए और भैया 13, 15 या 30 गलत कर दिए तो क्या हुआ, पूरा काम खत्म, है ना। राम नाम सत्य हो जाएगा आपके सही क्वेश्चंस का। इसलिए मैटर ये है कि आप सब क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं है, मगर जितना हो रहा है वो सटीक हो, सही हो, ताकि उसमें से मेरा माइनस मार्किंग ना हो और वो नंबर मुझे एकदम पक्के पक्के मिल जाए। 25 क्वेश्चन संविधान के आ रहे हैं तो मैं 20 बना रहा हूँ, 20 सही हो जाए मेरे, 20 में कोई क्वेश्चन ना घटे। तो देखिए आपको कैसे सिलेक्शन नहीं मिलता है, हो ही नहीं सकता सिलेक्शन ना मिले। बस उसी क्रम में दोस्तों हम पूरा कार्यपालिका पढ़ चुके हैं। अब हमारा बारी आ रहा है विधायिका का। उसी विधायिका में सर 79 से 123 हमको पढ़ना है, इसलिए आप पहला अनुच्छेद देखेंगे 79, मतलब हम एकदम सीक्वेंस में चल रहे हैं। क्लियर हो गई बातें? आइए, क्योंकि 52 से लेकर 78 तक सब आपको पढ़ाएगा। हम 79 से 123 तक पढ़ेंगे, जिसमें 79 अभी आप देखेंगे। तो इस पूरे डायग्राम को अपने ध्यान में रखिए, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा न्यायपालिका का समझ कि अनुच्छेद किससे किसके बीच में न्यायपालिका आता है, विधायिका किससे किसके बीच में आता है। और सब दोस्तों आप केंद्र स्तर का देख रहे हैं, संघ होने केंद्र स्तर पे आप देख रहे हैं सभी चीजें। ये सारी चीज आप किस पे देख रहे हैं, केंद्र स्तर पे देख रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। भाग 5 का भाग 6 आएगा, भाग 6 आएगा, उस पर आप देखेंगे सर 152 से 237 तक। तो यही चीजें जो आप देख रहे हैं केंद्र स्तर पे कार्यपालिका, केंद्र स्तर पर विधायिका, केंद्र स्तर पर न्यायपालिका, सीएजी। फिर आप ऐसे ही दोस्तों केंद्र स्तर के वजह जब भाग 6 पे आएंगे तो भाग 6 आपका राज्य, भाग 5 है संघ सरकार केंद्र सरकार, तो भाग 6 है राज्य सरकार 152 से 237। तो उसमें भी फिर आप किस राज्य स्तर पे कार्यपालिका देखेंगे, विधायिका देखेंगे, न्यायपालिका देखेंगे। इसलिए याद रखिएगा कि आपको ध्यान देना, ये पूरा केंद्र स्तर से जुड़ा हुआ अभी हम पढ़ रहे हैं। केंद्र पे क्या कार्यपालिका होती है, भाई मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, आपके प्रधानमंत्री, ये सब चीजें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। विधायिका कौन कौन होती है, आपको लोकसभा राज्यसभा होते हैं विधायिका में, ठीक। क्लियर हो गई बातें? यस। न्यायपालिका को सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब आते हैं, हाई कोर्ट वगैरह सब आते हैं, ठीक। ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। फिर राज्य स्तर में आप पढ़ेंगे तो वहाँ कार्यपालिका बदल जाएगी, वहाँ राज्य स्तर पर विधानसभा में जो मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल बनेगा उसका बात होगा। विधायिका कार्यपालिका में आपका भैया वहाँ के मंत्रीगण आ जाएंगे, राज्यपाल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब आ जाएंगे। तो वहाँ कार्यपालिका में क्या आ जाएगा, राज्य में राज्यपाल आ जाएगा, मुख्यमंत्री आ जाएंगे, वहाँ का मंत्रिमंडल आ जाएगा। फिर विधायिका में आपका वहाँ का भाई विधानसभा है तो विधानसभा, विधान परिषद आ जाएगा। इस तरीके से आपको राज्य स्तर का सब चीज़ भाग 6 में देखने मिलेगा, मगर केंद्र स्तर का सब चीज़ भाग 5 में देख रहे हैं। और उसमें हम ये कार्यपालिका पूरा पढ़ चुके हैं। अब बारी आ रही है भैया आपकी किसकी, विधायिका की। तो चलिए, अब आपको इतना जब बेसिक बैकग्राउंड बन गया होगा आपके दिमाग में, हाँ भाई ये ऐसे 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 है, तो अब आप चालू करेंगे अनुच्छेद 79 विधायिका के अंदर, अनुच्छेद 79 और केंद्र स्तर पर, संघ स्तर पर विधायिका को आप संसद बोलते हैं, इसलिए संसद का पार्ट 1 आप पढ़ रहे हैं 79 से 123। तो अब हम चालू कर सकते हैं निश्चिंत होकर के। तो आइए, अनुच्छेद 79 आप सबके सामने हाजिर है, ठीक। अनुच्छेद 79 संसद का गठन, क्या संसद का गठन है। तो ये पूछ सकते हैं ना भाई, केंद्र स्तर पर विधायिका आप किसको बोलते हैं, सर संसद को बोलता हूँ। संसद किन से मिलकर बनती है, सर संसद लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति, तीनों के मिलने से बनती है कोई भी संसद। तो हाँ सर, सबसे पहले संसद का गठन ही तो आप देखेंगे, जिसमें से आप राष्ट्रपति का चुनाव तो देख चुके हैं इससे पहले ही कार्यपालिका वाले में। तो यहाँ किसको देखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा को आप देखेंगे। इसलिए दोस्तों अनुच्छेद 79 सबसे पहले जो चालू हो रहा है, तो केंद्र स्तर पर विधायिका को आप संसद बोलते हैं, तो संसद का ही गठन तो सबसे पहले होगा ना। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले संसद का गठन होगा, तब तो आगे कार्यवाही करेगा। यस, इसलिए आप पहले अनुच्छेद में पढ़ रहे 79 में संसद का गठन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपका अनुच्छेद है। अब बार बार पूछता है कि संसद का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 79 में। आइए अब इसके अंदर हम प्रवेश करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी। क्या, देख लीजिए बात क्या बोला पूरे 79 में, अनुच्छेद 79 में कहा गया है
कि संघ के लिए एक संसद होगी। तो संघ के लिए एक संसद होगी, ठीक है, ये अनुच्छेद 79 में बोला गया है। इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं ताकि उसका केवल आपको की पॉइंट्स आपके दिमाग में जाए। जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो संसद का परिभाषा क्या बोल रहा है कि संसद किससे मिलकर बनेगी? राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। अर्थात संसद इज इक्वल टू लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, जिनके नाम, उन 2 सदनों के नाम, उच्च सदन का नाम राज्यसभा और निम्न सदन का नाम लोकसभा होगा। तो बस याद रखिए की पॉइंट्स यहाँ क्या निकला, यहाँ की पॉइंट निकला अनुच्छेद 79 संसद का गठन, ठीक, जिसके अंदर आप देखिए कि संसद इज इक्वल टू लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। अर्थात संसद इन तीनों से मिलकर के बनती है। ये क्वेश्चन बना है, इसलिए मैं इतना बार बार जोड़ दे रहा हूँ। ये क्वेश्चंस बना है कि संसद क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, एक या दो, एक और तीन, 1 2 3 किससे मिलके बनता है संसद? तो संसद मिलके बनता है लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से, तीनों से मिलके ही बनता है आपका संसद, जो कि दिया अनुच्छेद 79 78 लिख दिया हूँ मैं, सॉरी, अनुच्छेद 79 का। हाँ, तो लिखने में कोई मिस्टेक हो उसको ध्यान मत दीजिएगा, बाकी आपके सामने ही है कंटेंट, ठीक है भाई। तो अनुच्छेद 79 में दिया है सर ये बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम, भारत में संघीय शासन व्यवस्था है जिसमें विधायिका के मौजूदा स्वरूप को संसद के नाम से जाना जाता है। मैंने क्या बोला था? संघ में विधायिका के मौजूदा स्वरूप को संसद के नाम से जानते हैं। किसमें स्तर पे? संघीय स्तर पर। और राज्य स्तर पर विधायिका को हम क्या बोलते हैं? विधानसभा, ठीक है, विधानमंडल। आइए, तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था है जिसमें विधायिका के मौजूदा स्वरूप को आप संसद के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान संसद को देश के लिए कानून निर्माण की शक्ति का अधिकार देता है। तो मैंने क्या बोला था सर, कानून बनाता कौन है? तो विधायिका। तो यही बोल रहा है कि संसद को देश के लिए कानून निर्माण की शक्ति देता है। तो संसद का काम ही क्या है? विधायिका का काम ही है कानून का निर्माण करना। इसलिए यहाँ पे बात दिया है, जो मैं पढ़ा दिया वही लिखेगा आगे आप। तो कानून निर्माण की शक्ति का अधिकार देता है। संसदीय शासन प्रणाली को भारत ने ब्रिटिश संविधान से अपनाया है। अर्थात पूछ ले कि जो हमारा संसदीय शासन प्रणाली है ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो संसदीय शासन प्रणाली को हमने लिया है किससे? ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से अपनाया है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बनता है। बताइए संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप बोलेंगे ब्रिटेन, 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 या ब्रिटिश शासन व्यवस्था से, ब्रिटिश संविधान से। क्लियर हो गई बातें? यस। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बोलो ना, एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, बस आप पढ़ते चलिए साथ में। तो संसद के 3 अंग हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा, फिर आपका लोकसभा। अर्थात संसद इन्हीं तीनों से मिलकर बनती है। तो संसद के कितने अंग हैं? तो 3 अंग है ये क्वेश्चन। और एक राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इन तीनों से मिलकर बनती है संसद। आइए क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया, तो समझ जाइए। मैं बोला ना, जो आप पढ़ेंगे उसका हर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपसे बनेगा। आप देखिए, हम बच्चे को बोलते क्या है, थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, घर जगह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, तो बच्चे खुद से नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग खुद ही यहाँ पे उनको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उसी थ्योरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ला रहे हैं। कि कोई मजाक बात नहीं है दोस्तों, बहुत टफ टास्क है ये क्वेश्चन डिसाइड करना। हर एक टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देना आपके सामने बहुत टफ टास्क है। कि हमारे जो कंटेंट वाले सोचिए कितना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, जो हम कंटेंट आपको फ्री में दे रहे हैं, इसके लिए सोचिए कितना ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं वो, कि हर एक तो पूरे टॉपिक का थ्योरी तैयार कर रहे हैं, फिर उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खोज रहे हैं, पुस्तक पलट के जा करके, है ना भाई। इतना सारा मोटे मोटे बुक्स में से निकाल के आपके लिए क्वेश्चन डाल रहे हैं उस टॉपिक के बाद पर्टिकुलर। तो बहुत मेहनत का काम है ये, इसलिए इनका इज्जत करना सीखिए आप लोग।
जो आप इसे पढ़ रहे हैं ना, उनको इसका फ़ायदा 100% मिलने वाला है एग्ज़ाम में, जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। और देखिएगा, आप जब एग्ज़ाम बैठेंगे तो किसी कन्फ्यूज़न की स्थिति में आप नहीं रहेंगे, आपको सब स्पष्ट रहेगा। अगर आप रिवीजन करके गए रहेंगे, सब ध्यान दीजिएगा, रिवीजन करके गए रहेंगे, कोई डाउट नहीं होगा, कोई माइनस मार्किंग नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगा, और क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को लोकसभा के नाम से, राज्यसभा के नाम से, प्रतिनिधि सभा के नाम से या संसद के नाम से जानते हैं। तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? तो ये बात याद रखिएगा, संघीय व्यवस्थापिका इज इक्वल टू संसद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी? क्या? संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ये किस अनुच्छेद में बोला गया है? सर स्पष्ट है, अनुच्छेद अभी हम जस्ट जो पढ़े 79 79 तो अनुच्छेद 79 79 में बात बोला गया है, 79 79 में बहुत स्पष्ट है। जब पढ़ लिए तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। अब आते हैं 79 के बाद 80। मैं बोला ना, हम एक जितने इंपॉर्टेंट संविधान हैं, अनुच्छेद हैं, सब आपके क्रमागत रूप से हम आपके सामने ला रहे हैं। जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे पूरा, तो सब अनुच्छेद आपके दिमाग में जितने महत्वपूर्ण हैं सबके बारे में आप जानेंगे एकदम सीक्वेंस में। ऐसा संविधान पढ़ाते नहीं है कोई, शॉर्टकट बता दिया जाता है कि देखो यहाँ से यहाँ तक हुआ, जस्ट इसका 2 गुना ऐसा अगले वाले हिस्से में होगा। मतलब बहुत भाग 5 तक आपको सब ठीक से पढ़ाएंगे, भाग 5 का फिर आपको देखेंगे कैसे उलट पुलट कर देते हैं। भाग 5 भी ठीक से नहीं पढ़ाते हैं हालांकि, फिर भी चलिए। अनुच्छेद 80 अब आ जाइए। तो सर अनुच्छेद 79 में आप क्या देखे? सर अनुच्छेद 79 में था संसद, और सर अनुच्छेद 80 में है संसद का सबसे टॉप उस स्तर का सदन राज्यसभा। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 79 में है संसद, फिर अनुच्छेद 80 में है इस संसद का सबसे टॉप सदन राज्यसभा। राज्यसभा क्लियर? ये भी क्वेश्चन पूछता है। भारत में द्वितीय सदन का प्रारंभ 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के प्रतिवेदन से 1919 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, जो अस्तित्व में 1921 से आया। अर्थात आप क्या समझ रहे हैं? सर भारत में 2 सदन होगी, भारत में 2 सदन की व्यवस्था जो प्रारंभ हुई कि लोकसभा होगा, एक राज्यसभा होगा, 2 सदन होने चाहिए। ये कहाँ से जन्म लिया हमारे भारत में? बोले भारत का जो संसदीय शासन प्रणाली है ये ब्रिटिश से लिया गया है। देखिए, इसलिए ब्रिटिश से लिया गया, तो ब्रिटिशर्स का नाम क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ये विदेशी लोग उस समय 1918 के ही इनके प्रतिवेदन में, द्वितीय सदन का प्रारंभ 1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के प्रतिवेदन से 1919 के अधिनियम के द्वारा, तो 1918 में प्रतिवेदन आया था जो कि 1919 में अधिनियम बन गया, लागू हो गया, ठीक। तो उसके द्वारा ही बनाया गया था कि 2 सदन होगा भारत में, जो अस्तित्व में 1921 से आ गया। और 1919 में अधिनियम बनने के बाद 1921 से भारत में 2 सदन की व्यवस्था कर दी गई। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हाँ भाई, भारत की ब्रिटिश शासन व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? आपकी ब्रिटिशर्स से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। क्लियर? तो उसका बैकग्राउंड आपको पता भी चल गया कि 1918 में प्रतिवेदन आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का, जो कि आपका अधिनियम बन गया 1919 में, और उसके तहत 2 साल बाद 21 में बन गया 2 सदन व्यवस्था भारत में। आगे बढ़ते हैं। इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। किसका नाम था शुरू में? इसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। किसका? राज्यसभा का नाम पहले क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट था, जिसका अध्यक्ष पदेन पहले रूप से, मतलब कौन होगा? जो भी व्यक्ति गवर्नर जनरल बनेगा, जो भी व्यक्ति भारत का गवर्नर जनरल बनेगा, वो ऑटोमेटिक ही अध्यक्ष बन जाएगा, पदेन अध्यक्ष बन जाएगा। किसका? काउंसिल ऑफ स्टेट का अध्यक्ष बन जाएगा। तो भारत का जो भी व्यक्ति गवर्नर जनरल होगा, व्यक्ति ऑटोमेटिक ही काउंसिल ऑफ स्टेट, जो राज्यसभा का नाम था उस समय, काउंसिल ऑफ स्टेट का अध्यक्ष बन जाएगा। क्लियर हो गई बात है? यस। 1952 में चुनाव कराए जाने के बाद द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। तो भारत में आज़ादी का बोलेंगे तो चुनाव कराए जाने के बाद 1952 में चुनाव कराने के बाद चालू हुई थी द्विसदनीय व्यवस्था। क्लियर बातें हो गई? आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूछता है कि भाई राज्यसभा को पहले क्या कहा जाता था? तो काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, COS, काउंसिल ऑफ स्टेट। इसके अध्यक्ष कौन होते थे? गवर्नर जनरल होते थे। आगे बढ़ते हैं।
राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952, क्योंकि 1952 में गठन हो गया है ना भाई। तो उसके बाद पहला सत्र इसका कब हुआ, तो राज्यसभा का पहला सत्र हुआ था 13 मई 1952 से आरंभ हुआ था। क्लियर हो गई बातें? हाँ, 13 मई 1952 से। अनुच्छेद 80 में इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 निश्चित की गई है। क्या अनुच्छेद 80 में अधिकतम सदस्य कितने होंगे आपके किसमें, राज्यसभा में? तो डिसाइड किया गया कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250, जिसमें से 238 का निर्वाचन व 12 का मनोनयन होगा। तो इस 250 में से 238 लोग निर्वाचित होकर आएंगे और 12 लोग, 238 और 12 मिलकर 250 होता है, तो 238 का निर्वाचन होगा, 12 लोगों का मनोनयन होगा। और जो 12 लोग होंगे ये किस क्षेत्र से चुने जाएंगे, ये कला, पूछता है लाइन ना, कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, इन सारे सेक्टर से चुने जाएंगे। मगर वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 250 से हट करके 245 हो गई है, जिसे 229 राज्य से, जिसमें से 229 राज्य से और 4 यूटी से और 12 आपके मनोनीत होते हैं। क्लियर? तो देखिए पहले था 250, तो इसमें से था भैया कि 238 आपके राज्यों से चुने जाएंगे, केवल राज्यों से, है ना, निर्वाचन होगा 238 होगा, प्लस आपका 12 होंगे मनोनीत। ठीक है, 238 12 हो गए 50। ठीक, हाँ। अब क्या हो गया, 245 हो गए हैं सर। वर्तमान में कितने हो गए, राज्यसभा सदस्य संख्या 245 हो गया है। इस 245 में बोल रहा है कि 238 राज्य से आते थे ना पहले, अब आके भाई हो कितने हो गए, 229 हो गए, प्लस 4 आपके हो गए कहाँ से, यूटी केंद्र शासित प्रदेशों से, प्लस 12 अभी भी मनोनीत वाले आपके यहाँ से हो गए, कहाँ से, मनोनीत होने वाले हो गए। तो 229 और 4 33, 33 और 2 35 और 10 45, अर्थात इसको जोड़ेंगे तो 245 आएगा, इसको जोड़ेंगे 250 आएगा। आपको पता चल गया, पहले तो 250 डिसाइड किया गया था, अब 245 है वर्तमान में। क्लियर हो गई बातें? पहला सत्र प्रारंभ हुआ 13 मई 1952 से। ठीक, चलिए। और जो 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं, जो इसमें पूरे में जो 12 दिख रहे हैं, इनका चुनने का क्षेत्र है कि कला के क्षेत्र से कुछ व्यक्ति चुने जाएंगे, कुछ साहित्य के क्षेत्र से चुने जाएंगे, कुछ समाज सेवा के क्षेत्र से चुने जाएंगे और कुछ विज्ञान के क्षेत्र से चुने जाएंगे। इस तरीके के क्षेत्र होंगे। ठीक, आइए भैया, तो ये सब पूछता है ना संख्या, वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 245 है, उसमें राज्यों से कितनी है, 229 है, केंद्र शासित प्रदेश कितनी है, 4 है, मनोनीत कितने होते हैं, 12 होते हैं। ये सब पूछता है, याद रखेंगे। ठीक, जब इस गठन हुआ था तब 245 की जगह 50 था, 38 और 12 वाला कॉन्सेप्ट। आइए, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जनसंख्या के अनुसार अनुच्छेद 4 में दिया गया है। अनुसूची 4 हो गई, अनुच्छेद का डॉट लगा दिए हैं, ये अनुसूची 4 होगा दोस्तों। कल मैंने आपको अनुसूची याद कराया था लास्ट क्लास में, उसमें आप अनुसूची पढ़े होंगे, अनुच्छेद नहीं है दोस्तों, अनुसूची। तो अनुसूची 4 में दिया गया क्या, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में दिया हुआ है, और अनुसूची में 4 में सीटों का आवंटन कैसे होगा, जनसंख्या, उसका आधार क्या है कि जनसंख्या के अनुसार होगा सीटों का आवंटन। कि राज्यसभा में टोटल कितने सीट होंगे, तो जनसंख्या के अनुसार यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा, जनसंख्या के अनुसार। ये अनुसूची 4 में रखा गया इसको, क्योंकि जनसंख्या बार बार बदलती है, तो उसके अनुसार सीटें भी बार बार बदलनी पड़ सकती हैं। और क्योंकि बार बार बदलाव करना है, तो आपको पता है अनुसूची में केवल हम वैसे ही विषय रखते हैं जिसमें हमको बार बार बदलाव करने पड़े। इसलिए दोस्तों अनुसूची 4 में डाला गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अनुसूची 4 में, जो कि जनसंख्या के अनुसार दिया जाता है सीटों का आवंटन। जैसे यूपी में से 31, हरियाणा से 5 आपको दिखा रहा है। 1954 से पूर्व इसे राज्य परिषद कहा जाता था। इसे राज्यसभा को 1954 से पहले यहाँ क्या देखिए, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे अंग्रेजों के समय में। अंग्रेजों के समय में राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे। और 1954 से पूर्व हमारे देश में जब 52 में गठन हो गया, यहाँ पे 52 में उसका गठन हो गया, यहाँ पे राज्यसभा का, तब इसे कहा जाता था राज्य परिषद। तो राज्यसभा का पुराना नाम राज्य परिषद था। कब तक, 1952 में गठन हुआ और 1954 तक, 1954 से पहले तक राज्यसभा को आप राज्य परिषद के रूप में जानते थे।
1954 के बाद से इसका नाम बदल के आज आप राज्यसभा के रूप में देख रहे हैं। क्लियर? चलिए, कोई दिक्कत डाउट नहीं होना चाहिए। वर्तमान में इसके नाम उच्च सदन स्थायी है। द्वितीय सदन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के कारण विद्वानों की सभा 30 ईयर एगो के कारण राज्यसभा राज्य तथा यूटी का प्रतिनिधित्व करती है तथा इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। ये चीज वही वाला बात था, आप पढ़ चुके हैं सब। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति आप मुझसे बहुत अच्छे से पढ़े जब मैं राष्ट्रपति का चुनाव को पढ़ा रहा था। तो इनका भी चुनाव वैसे ही होता है, ये बोलना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। वर्तमान में इसका नाम क्या है? 1954 से पहले इसका नाम था भैया क्या? राज्य परिषद। वर्तमान में इसका नाम है उच्च सदन या स्थायी सदन। ठीक, या द्वितीय सदन या प्रत्यक्ष निर्वाचन के कारण, क्योंकि भैया देखिए राज्यसभा में जो भी मेंबर आते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर के आते हैं। उनको आप कभी भी किसी राज्यसभा के सांसद को आप लोग वोट नहीं दिए होंगे। राज्यसभा कोई भी सदस्य आपका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर के आता है, इसलिए लिखा है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के कारण इसे द्वितीय सदन कहते हैं। क्यों, आइए आपको बताता हूँ। सर ये है हमारे देश की जनता, ये हमारे देश की जनता है। ठीक है, देखिए बहुत खुश है जनता हमारी। सर जनता ने अपने हाथ से जिसको बटन दबा करके वोट दिया होगा वो पहले उसी को चुना होगा ना। हाँ सर, पहले उसी को चुना होगा। तो जिसको हम अपने हाथ से बटन दबा के चुनेंगे सबसे पहले हम उन्हीं को चयन किए हैं। तो सबसे पहले हम चयन किनको करते हैं बटन दबा के? सर लोकसभा के सांसदों को। सर राज्य में विधानसभा के विधायकों को। हाँ सर, इसको हम वोट दबा करके चुनते हैं। मगर दोस्तों ये जो लोकसभा के सदस्य चुने गए है ना, ये जो राज्य विधानसभा सदस्य चुने गए, इस तरह से हर राज्य में कितने राज्य विधानसभा के सीट होंगे उसके अनुसार, जनसंख्या के अनुसार, लिखा था ना पीछे कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुसार होता है। जैसे आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में से 31, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो वहाँ से 31 सीट रिजर्व है राज्यसभा के लिए। हरियाणा की जनसंख्या कम है तो हरियाणा से केवल 5 सीट रिजर्व है। बस वैसे ही कि किस दे राज्य की जनसंख्या कितनी ज़्यादा है वहाँ से उतने ज़्यादा सीट रिजर्व हो जाएंगे राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के सदस्य के लिए। और सदस्यों को चुनाव जो भी राज्य की विधानसभा होगी वो अपने में से ही चुनोगी, उन व्यक्तियों को चुन के निकालेगी। क्लियर हो गई बातें? यस। तो इसलिए जब उनको जो चुने जाएंगे विधानसभा वाले, ये बाद में सेकंड स्तर पे अपने द्वारा अप्रत्यक्ष वोट दे करके, क्योंकि इनको हम तो वोट दे नहीं रहे हैं, राज्यसभा के सदस्यों को जनता वोट दे नहीं रही है, उनको वोट कौन दे रहा है? उनको वोट दे रहे हैं विधानसभा के विधायक लोग। इसका मतलब क्या है कि सर हम देते हैं जिसको वोट वो कहलाता है प्रत्यक्ष, क्योंकि हमने उनको वोट दिया था। मगर यहाँ हमने जिनको वोट दिया उसने उनको वोट दिया, इसलिए हो जाता है अप्रत्यक्ष। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं, इसलिए जो हम पहले जिनको चुनते हैं वो कहलाता है प्रथम सदन, मतलब लोकसभा या विधानसभा, और द्वितीय सदन कहलाता है राज्यसभा। ये बात भी याद रखेंगे। और राज्यसभा क्योंकि कभी भंग नहीं होता इसलिए इसे कहते हैं स्थायी सदन। क्योंकि चुनाव तो हर 5 साल में लोकसभा के सांसदों के लिए होता है ना, विधानसभा के विधायकों के लिए होता है। यस, इसका मतलब वो भंग हो रहे हैं, है ना भाई, वो भंग हो रहे हैं, उनका विघटन हो रहा है। नए विधानसभा के निर्माण के लिए पुराने विधानसभा का विघटन हो रहा है, मगर राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता, क्योंकि वो तो इनके द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा के विधानसभा के सदस्यों में से। इसलिए राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है, क्योंकि वो कभी विघटित नहीं होता है, और इसलिए वो उच्च सदन भी है। ठीक, क्योंकि जिनको हमने चुना फिर वो अपने में से बेस्ट लोगों को चुन रहे हैं, इसलिए वो उच्च सदन भी है। इसलिए आपको याद रखिएगा राज्यसभा का पूरा कहानी कि राज्यसभा को अंग्रेजों के समय में काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। 1952 से 1954 तक उसे कहा जाता था राज्य परिषद। वर्तमान में उसे कहा जाता है उच्च सदन, द्वितीय सदन, स्थायी सदन, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन। इस तरीके से क्लियर हो गई बातें? यस, आ जाइए। और इन्हें विद्वानों की सभा भी कहते हैं। किनको? उच्च सदन को भैया, राज्यसभा को विद्वानों की सभा भी कहते हैं, क्योंकि जिसको हम चुन रहे हैं हमने कि अच्छे लोगों को चुना होगा, ये मान के चलते हैं, क्योंकि हमने चुन रहे हैं भाई, तो हम गधों को थोड़ी चुनेंगे। हम अच्छे लोगों को चुने और वो अच्छे लोग अपने में से और अच्छे को चुन दिए, तो और जो ज़्यादा विद्वान उनको ऊपर बैठाए है ना, इसलिए कहलाता है क्या? राज्यसभा विद्वानों की सभा। और क्यों कहलाता है? क्योंकि भैया यहाँ 30 साल से ऊपर के लोग बैठते हैं, 30 ईयर से ऊपर के लोग बैठते हैं।
तो याद रखेंगे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपका कितना उम्र होना चाहिए? 30 वर्ष पूर्ण हुआ होना चाहिए। 30 वर्ष से ऊपर आपका उम्र होना चाहिए। ठीक, अभी 30 वर्ष से ऊपर का कोई आदमी बैठ रहा है तो एक जनरल हम परसेप्शन मानते हैं कि उसके पास ज्ञान भले ही कम हो और उसके पास जीवन का अनुभव बहुत ज़्यादा है, और जीवन का अनुभव जिसके पास ज़्यादा है वो कम अनुभव वाले से तो ज़्यादा ही नॉलेजेबल है, ज़्यादा ही विद्वान होगा। जैसे कि आपके फादर आपसे पढ़े लिखे भले ही कम होंगे, मगर जो घर का मैनेजमेंट कैसे करना है, शादी ब्याह है तो उसमें कैसे हर एक चीज़ मैनेज करना है, वो ज़्यादा आपसे कुशलता के साथ उस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं वो, है ना। तो हाँ, क्योंकि भाई वो आपसे विद्वान है, किसमें? अनुभव के आधार पर, उनकी डिग्री के आधार पर आप मत तौलिएगा। तो विद्वानों की सभा कहते हैं इसीलिए। तो राज्यसभा राज्य तथा यूटी का प्रतिनिधित्व करती है। क्या बोल दिया? राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो राज्यसभा राज्यों का, क्योंकि हर राज्य के विधानसभा विधान परिषद जो होते हैं भैया, तो हर राज्य के विधानसभा से अपने में से कुछ बेस्ट लोगों को चुन करके भेजे जाते हैं, इसलिए राज्यसभा राज्य से निकल के आए, इसलिए राज्यसभा के। और दोस्तों राज्यसभा में राज्य के लोग होते हैं, राज्य से चुने हुए आपके सदस्य, और दूसरा यूटी केंद्र शासित प्रदेश से चुने हुए सदस्य होते हैं। तो ये राज्यसभा रियल में राज्य का और यूटी का ही प्रतिनिधित्व करती है तथा इनका चुनाव एकल संक्रमणीय। और इनका चुनाव कैसे होता है सर? इनका चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत द्वारा। जब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होगा तो राज्यों में जब उनका चुनाव होकर के भेजेंगे तो अपने में से किनको भेजें राज्यसभा का सांसद बना के? हम अपने राज्य विधानसभा में से किनको हम राज्य के राज्यसभा के सदस्य बना के भेजें? तो इसके लिए आप चुनाव करवाते हैं अपने ही विधानसभा में। तो किससे करवाते हैं? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा करवाते हैं। और दोस्तों आपके अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से करवाते हैं आप चुनाव, जो दोनों से आप पढ़ा चुका हूँ मैं, दोनों क्या होते हैं। क्लियर? यहाँ अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से निकल जाता है कि हमारे राज्य की जनसंख्या कितनी है और कितनी जनसंख्या के अनुपात में हम एक राज्यसभा का सांसद बना सकते हैं। इसलिए बोले ना क्या कि राज्यसभा के सीटों का आवंटन का आधार क्या है? जनसंख्या। इसलिए आप पीछे क्या देखे थे? इसलिए आप पीछे देखे इससे पहले वाले पेज में कि भैया यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए यूपी में राज्यसभा सदस्यों की संख्या भी 31 है। यूपी से राज्यसभा में 31 सदस्य चुन करके आएंगे, जबकि हरियाणा की जनसंख्या कम है तो वहाँ से 5 सदस्य। क्लियर हो गई बातें? आइए, उम्मीद करता हूँ अभी छोटा सा चीज़ लिखा था मगर आपको अब हर एक चीज़ का मतलब पता चल गया। उसे द्वितीय सदन क्यों बोलते हैं, उसे उच्च सदन क्यों बोलते हैं, उसे विद्वानों की सभा क्यों बोलते हैं, उससे अप्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे होता है। इसमें हर एक शब्द का अब आप मीनिंग समझ गए होंगे कि भाई क्यों ऐसा कहा जाता है ना। क्योंकि भाई सेकंड नंबर पे इसको चुना जाता है। पहले हम प्रथम सदन को चुनते हैं, लोकसभा के सदस्यों को, है ना, उसके बाद वहाँ से चुन के जाते हैं, इसलिए विधानसभा चुन के आते हैं। इसलिए चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति, अब इनके चुनाव की जो सूचना है, चलो भाई राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव करवाओ, उसकी अधिसूचना राष्ट्रपति चुनाव आयोग द्वारा सुझाई तिथि पर करते हैं। तो जब भी चुनाव आयोग सुझाव देगा कि राष्ट्रपति जी अधिसूचना, चुनाव आयोग जो है वो सुझाव देगा कि राष्ट्रपति जी आप अधिसूचना इस तिथि पर जारी कर दीजिए। तो राष्ट्रपति जी उस सुझाई गई तिथि पर अधिसूचना जारी करते हैं। एवं नए सदस्यों का चुनाव पहले वाले की पद मुक्ति से, जो पहले सदस्य बैठे हैं उनके पद छोड़ने से 3 माह पूर्व ही करा लिया जाता है। याद रखेंगे, 3 माह याद रखेंगे, क्योंकि इसमें बार बार घुमाने के लिए आपको 6 माह देगा। क्योंकि दोस्तों हमारे दिमाग में हर जगह 6 माह पढ़ते हैं, तो हमको लगता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी 6 माह पहले होगा, मगर पहले की स्थिति देखिए आप क्या है कि पद मुक्ति से 3 माह पूर्व करा लिया जाता है राज्यसभा के नए सदस्यों का चुनाव। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जैसे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, वैसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक, तथा प्रत्येक 2 वर्ष बाद, इस 6 में से भी 2 2 2 2 2 4 2 6, तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं। याद रहेगा? हाँ, इसे टोटल राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और 6 वर्ष में भी क्या होगा? इस 6 वर्ष में भी आपके हर बार 1/3 और 1/3, जब 1/3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1, मतलब पूरा कंप्लीट जनसंख्या। सर हर 1/3 सदस्य इस 6 साल के कार्यकाल में जितने भी टोटल सदस्य उसमें से 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में पद मुक्त करते हैं, और हर नए सदस्य आते रहते हैं। हर 1/3 सदस्य, हर 2 साल में 1/3 सदस्य नए आ जाएंगे, फिर अगले 2 साल में 1/3 सदस्य नए आ जाएंगे, फिर अगले 2 साल में 1/3 सदस्य नए आ जाएंगे। तब तक इसके आते आते ये पुराना हो जाएगा, तो फिर ये 2 साल बाद 1/3 सदस्य नए आ जाएंगे। इस तरीके से क्या होता है
कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं। उनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार बनता है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का। इसमें से प्रत्येक 2 वर्ष में कितने सदस्य पदमुक्त होते हैं, पद से हटाए जाते हैं, हट जाते हैं, तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में पद से हट जाते हैं। हर एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें एक भी चीज़ चेंज नहीं होना चाहिए, इसी को आपस में खेल देता है। और सबसे बड़ी बात कि जब भी 1/3 सदस्य हटेंगे उससे एग्जैक्ट 3 महीने पहले ही नए सदस्य चुने चले जाएंगे। पद मुक्ति से 3 माह पूर्व ही करा लिया जाता है, 3 माह पूर्व। इसको 3 माह याद रख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आप 6 माह हर जगह पढ़ते हैं तो आपको लगे यहाँ भी 6 माह डालना है, तो ऐसे में आप गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। तो हर प्रत्येक 3 माह पूर्व ही चुनाव करा लिया जाता है नए सदस्यों का, पुराने सदस्य के पद मुक्ति से पहले। राज्यसभा के लिए भाई क्या योग्यता चाहिए सदस्य बनने के लिए, तो पात्र होने की योग्यता। तो राज्यसभा के लिए पात्र होने की योग्यता है, सदस्य बनने की योग्यता है अनुच्छेद 84 में जो कि दिया गया है। देखिए आप पढ़ रहे हैं 79, 80, 81, 83, 83, 84। तो अनुच्छेद 84 में न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ये बात बोला गया है, ठीक। याद रखिए, तो पूछ लेगा कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम कितना उम्र होना चाहिए, तो 30 वर्ष 30 वर्ष 30 वर्ष लिख के रख लीजिए। जैसे लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए कम से कम, वैसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए आपका उम्र। और ये बात जो 30 वर्ष होना चाहिए बोला गया है अनुच्छेद 84 में, ठीक। चलिए पहला तो क्या भैया, उसकी न्यूनतम उम्र 30 वर्ष की होनी चाहिए। फिर वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सब योग्यताएं हैं कि भारत का वह नागरिक हो, 30 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो, निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने चाहिए। निर्वाचन आयोग जो भी प्रपत्र बनाती है चुनाव के लिए उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए। क्या भाई मैं सारे टर्म्स कंडीशन फुलफिल करता हूँ, जो भी क्राइटेरिया डिसाइड कर रहा है निर्वाचन आयोग उसके बाद ही वो भर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य योग्यताएं जिसको संसद द्वारा विहित करें, और कुछ अन्य योग्यताएं जो संसद द्वारा विहित करें, अर्थात संसद जब चाहे तो कुछ और योग्यताएं भी इनमें बदलाव कर सकती है, कुछ और योग्यताओं को भी डिमांड कर सकती है, कुछ और भी नई योग्यताओं के लिए नियम कानून बना सकती है। आइए और देखते हैं भैया आपका क्वेश्चन। देखते हैं इतना पढ़ने के बाद हम आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं, बनने चाहिए, इतने सरल करके बताए गए हैं, हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के बताया गया है। कि कहाँ पे आपको 3 माह याद रखना ही है, उसको 6 माह करके दे देगा, तो सब आपको टोका गया है हर एक जगह पे। संसद का निम्न सदन और उच्च सदन क्रमशः है, तो निम्न सदन कौन है भैया, लोकसभा है, उच्च सदन कौन है, राज्यसभा है। तो आगे आंसर बी, निम्न सदन और उच्च सदन। संसद का स्थायी सदन है, संसद के स्थायी सदन कौन है भाई, मैंने क्या बोला सर, लोकसभा तो हर 5 साल विघटित होती है, फिर नई लोकसभा का चुनाव होता है, तो लोकसभा तो सर विघटित हो रही है, इसका मतलब लोकसभा अस्थायी सदन है, मतलब स्थायी नहीं है। जबकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है भैया, तो इसलिए क्या रखेंगे आप कि सर राज्यसभा आपकी स्थायी सदन है, और वहाँ हर 2 साल में 1/3 सदस्य पद छोड़ते हैं और 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं, हो गया। और नए सदस्यों के आने से 3 माह पहले ही पुराने सदस्यों की पद छोड़ने से 3 माह पहले ही नए सदस्यों को चुनाव हो जाता है, और उन सदस्यों को चुनाव राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से होता है, और वहाँ से कहाँ से कितने राज्यसभा के सांसद निकलेंगे वो उस राज्य की, उस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गई बात। जो अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। संसद का स्थायी सदन है कौन है भैया, संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम कितनी हो सकती है, 245, 545, 250, 252। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, देखिए आप मुझसे 245 पढ़े थे और अभी 250 पढ़े हैं। सर शुरुआत में 250 था और अभी अधिकतम सर वर्तमान में 245 है, तो ले किसका आंसर को, वही आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। सर आंसर आप लेके चलेंगे सी 250 को, कि अधिकतम अगर शब्द प्रयोग किया आज भी कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो आप बोलेंगे 250 हो सकती है।
क्लियर हो गई बातें? यस, जो कि 1952 के बाद डिसाइड किया गया था। क्लियर? आइए, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में कितनी है? अधिकतम हो सकती है 250 और वर्तमान में 245 है। स्पष्ट हुई बातें कि होना चाहिए अधिकतम, मैक्सिमम 250 लोगों को बैठा सकते हो, मगर वर्तमान समय में केवल 245 लोग ही अधिकतम बैठ रहे हैं। ये चीज है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अनुच्छेद 84 में बताया गया है 30 वर्ष होनी चाहिए। तो आंसर हुई स्पष्ट रूप से 30 वर्ष, 30 वर्ष, 30 वर्ष। कंफ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रपति को 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति को 35 वर्ष, मगर राज्यसभा को 30 वर्ष, लोकसभा को 25 वर्ष। तो पूरे को लिख दे रहा हूं मैं एक बार आपके लिए, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए उम्र वाला। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष उम्र पूर्ण हो गई हो। उप राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष, मगर राज्यसभा बोले और लोकसभा बोले तो लोकसभा, राज्यसभा के लिए याद रखिए भाई 30 वर्ष और लोकसभा के लिए याद रखिए 25 वर्ष। तो अगर आपको लोकसभा के सदस्य बना तो कम से कम 25 साल आपका उम्र हो गया हो, राज्यसभा के सदस्य बन 30 वर्ष आपका उम्र हो गया हो, उपराष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष हो गया हो, राष्ट्रपति बनना है 35 वर्ष हो गया हो। अब लोग यही कन्फ्यूजन कर जाते हैं, लिख दिया आंखों के सामने, फिर भी कन्फ्यूजन कहाँ होता है? सर उपराष्ट्रपति तो सर राज्यसभा का सभापति होता है, तो उसके सर देखिए 30 वर्ष है तो उसको 35 वर्ष क्यों किया? अरे भैया, उपराष्ट्रपति की उम्र 35 वर्ष ही है, मगर वह पदेन रूप से अध्यक्ष हो जाता है राज्यसभा का, पदेन रूप से सभापति हो जाता है राज्यसभा का, अध्यक्ष नहीं, पदेन रूप से सभापति हो जाता है राज्यसभा का। तो इसलिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्राइटेरिया 35 वर्ष ही है। ये राज्यसभा के सदस्यों के लिए बात किया गया है, सभापति की उम्र का बात नहीं किया है, राज्यसभा के सदस्यों का बात किया है, लोकसभा सदस्यों की उम्र का बात किया है। और जैसे उपराष्ट्रपति पदेन रूप से क्या होते हैं? सभापति होते हैं राज्यसभा के, मगर उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र चाहिए, इसलिए डाउट मत रखिएगा। क्लियर बातें? इन दोनों आदमी डाउट करता है, इसलिए डाउट में पहले ही क्लियर कर दिया। तो भैया राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। आंसर डी 30 वर्ष। एक भी सिंगल डाउट है क्या मन में? तो नहीं होना चाहिए, है तो पीछे पलट के देखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे राज्यसभा सभापति, यस, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति पदेन होता है, अर्थात जो भी उपराष्ट्रपति दिखे, दो पद हैं यहाँ पे, आप समझिएगा, आज आपको पदेन का मतलब समझाता हूँ। एक पद है उपराष्ट्रपति का, पद है पद, एक पद है उपराष्ट्रपति का, और एक है भैया राज्यसभा के सभापति का, सभापति का, राज्यसभा के सभापति का, है ना। इसको जो लड़के मेरे विद्वान है उसको आरएस मत समझ ले भाई, है ना, ये राज्यसभा है, ठीक। तो लड़के इसको आरएस ना समझे, ये राज्यसभा है, बता दे रहा हूँ। और ये ना सोचिए सर आपको सब पता है, तो भैया पता सबको सब चीज़ होता है, मगर मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ, आपको स्पष्ट बता देता हूँ। है ये सर पद दो है, सर उपराष्ट्रपति का पद और एक सर देखिए राज्यसभा के सभापति का पद है। मगर मुद्दा क्या होता है सर? पदेन अध्यक्ष है, पदेन सदस्य क्या होता है? जैसे ही यह व्यक्ति इस तरह उपराष्ट्रपति के पद पे मान लीजिए चुने गए हैं, कौन? मैं चुना गया हूँ, प्रतीक सर, प्रतीक सर, आपके प्रतीक सिंह, मैं जो हूँ, मैं चुना गया उपराष्ट्रपति। तो मेरा चुनाव तो हुआ क्या? मैंने वोटिंग किसका लड़ा? मैंने चुनाव किसका लड़ा? मैंने चुनाव लड़ा उपराष्ट्रपति के पद के लिए। और जैसे ही मैं उपराष्ट्रपति के पद पे चुना गया, प्रतीक सिंह चुना गया उपराष्ट्रपति के पद पर, वैसे ही प्रतीक सिंह इस पद को चुनने के साथ ही सीधा सीधा उसको गिफ्ट के रूप में ये सभापति का पद भी मिल गया। ये सीधा इस पद के लिए चुनाव लड़ा, इस पद के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ा था, मगर इस पद पे जो भी व्यक्ति बैठेगा वो डायरेक्ट ही पदेन रूप से अध्यक्ष हो जाएगा। वो डायरेक्ट पदेन रूप से इस पद पे बैठने के कारण इस पे उसको सभापति बन गया, इसलिए इस पद को बोलेंगे पदेन सभापति का पद। अर्थात इसका मतलब कि इस पद के लिए कभी चुनाव नहीं होता है, जो भी इस पद पे बैठता है सीधा ही वो इस पे हकदार हो जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं पदेन सभापति का पद। क्लियर हो गई बातें? यस। आइए आगे बढ़ते हैं। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति पदेन होता है, अर्थात जो भी उपराष्ट्रपति के पद पे होगा वो पदेन रूप से राज्यसभा का सभापति बन जाएगा।
और इसका कार्य 5 वर्ष होता है, इसलिए कोई डाउट नहीं रखना है। फिर लिख देता हूं आपके लिए मैं कि बोले राष्ट्रपति, अब नॉर्मल लिखते हैं राष्ट्रपति चुनाव 5 वर्ष में हो जाता है। बोले उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति क्योंकि वो इस पद के लिए चुना हुए व्यक्ति थे, इसलिए ये भी 5 वर्ष के लिए चुने जा रहे हैं। मगर ये भले ही सभापति के पद पे बैठ जा रहे हैं, मगर राज्यसभा का सदस्य कितना कार्यकाल कितना था? राज्यसभा का कार्यकाल था सदस्यों का 6 वर्ष, सदस्यों का 6 वर्ष था, और लोकसभा का भी था 5 वर्ष। तो लोकसभा का था 5 वर्ष, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं वो चुने गए थे क्या? उपराष्ट्रपति, और पदेन रूप से वह सभापति बन गए थे राज्यसभा के। और क्योंकि चुने किसके लिए गए थे? उपराष्ट्रपति पद के लिए, इसलिए उनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। क्योंकि पदेन रूप से राज्यसभा के सभापति पे बैठ गए हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों के हिसाब से उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं मत कीजिएगा, तो स्पष्ट रख लीजिए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, मगर राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। क्योंकि वो कौन होते हैं? वो होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत डाउट नहीं रखना है, चाहे उनका कार्यकाल का बात हो या दोस्तों इनकी उम्र का बात हो, तब भी नहीं। 35, 30, 25 वर्ष तो आपको भैया वर्ष का भी चार्ट बना के दे दिया, उनके कार्यकाल का भी चार्ट बना के दे दिया, उनको उम्र कितना होना चाहिए वो दे दिया हूँ उनकी योग्यता में से, और उनका कार्यकाल कितना होना चाहिए भी दे दिया हूँ। अब इसका कोई डाउट मत रखिएगा, है ना। तो उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनका कार्य 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के सभापति का पद, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, क्योंकि उस पद पे उपराष्ट्रपति जी बैठते हैं और उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसलिए। अब आता है उपसभापति। सभापति तो हो गए, अब आगे उपसभापति। आइए, तो सभापति की अनुपस्थिति में यह सदन की अध्यक्षता करते हैं। जब भी सभापति उपस्थित नहीं है, अर्थात सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति जी। जब भी उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति उपस्थित नहीं है, तब उस सदन की अध्यक्षता करने के लिए, उनकी अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करने के लिए उपसभापति जी नियुक्त होते हैं। यदि यह भी अनुपस्थित हों, मान लीजिए सर सभापति अनुपस्थित हैं तो उपसभापति ले रहे हैं, उपसभापति भी अनुपस्थित हैं, तो राज्यसभा में उपाध्यक्षों का एक पैनल होता है। किसका? उपाध्यक्षों का एक पैनल होता है। इसके सदस्यों का निर्वाचन राज्यसभा के द्वारा किया जाता है, वह इनका करेंगे, वह फिर अध्यक्षता करेंगे। ठीक, याद रखिए। तो राज्यसभा में किसी चीज़ का अध्यक्षता कौन करेंगे? सभापति करेंगे, सभापति जी करेंगे। सभापति नहीं है तो उपसभापति करेंगे। ये हो गई बात है। उपसभापति भी नहीं रहेंगे। यह भी, यदि यह भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा में उपाध्यक्षों का एक पैनल होता है, एक पैनल होगा, हाँ, इसके सदस्यों का निर्वाचन राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। भाई उपाध्यक्षों का पैनल, इसका मतलब वो एक पैनल होगा उपाध्यक्षों का, उसमें उन लोग क्या करेंगे? अपने में से ही जो भी राज्यसभा के सदस्य हैं, जो भी राज्यसभा के सदस्य हैं, सदस्य किसके? राज्यसभा के, तो सदस्यों का निर्वाचन राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही कुछ लोगों को चुन करके बैठा देंगे कि भैया जब ये ना रहे तो पहले नंबर पे आप कीजिएगा, दूसरे नंबर पे आप कीजिएगा, ये ना रहे तो ये करेंगे, ये ना रहे तो ये करेंगे, ये ना रहे तो आप कीजिएगा, ये नहीं रहे तो आप कीजिएगा। तैसे उपाध्यक्षों का एक पैनल बना दिया जाता है। क्लियर? पता की अध्यक्षता हो ही हो। आइए, उपसभापति अपना इस्तीफा सभापति को देते हैं। तो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो अपना इस्तीफा किसको देंगे? सभापति जी को देंगे। क्लियर? आइए, महासचिव। अब देख लीजिए सर, राज्यसभा पढ़ रहे थे, राज्यसभा सर आप पढ़े, उनके सदस्यों के बारे में पूरा पढ़ लिए, उनके सभापति का पढ़ लिए, उनके उपसभापति का पढ़ लिए। अब राज्यसभा में एक पद है महासचिव राज्यसभा के, तो उस महासचिव के बारे में जान लीजिए। किसकी नियुक्ति सभापति के द्वारा की जाती है? यह पीठासीन अधिकारी को संसदीय मामलों की जानकारी व सलाह देता है तथा यह राज्यसभा के सचिवालय का प्रमुख होता है तथा इसका नियंत्रक भी होता है। तो यहाँ देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनेगा कि राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति सभापति के द्वारा की जाती है, अर्थात राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति सभापति के द्वारा की जाती है। पहला क्वेश्चन का आंसर।
क्या महासचिव कौन से अधिकारी? तो भैया महासचिव एक पीठासीन अधिकारी को, महासचिव छोड़ दीजिए, यह हम पीठासीन अधिकारी को संसदीय मामलों की जानकारी व सलाह देते हैं। तो महासचिव का काम क्या है कि जो भी पीठासीन अधिकारी हैं उनको संसदीय मामलों की जानकारी व सलाह देना। और सर पीठासीन अधिकारी क्या होते हैं? तो पीठासीन मैं आपको बता रहा हूँ सर, पीठ पे आसीन अर्थात मेरे पीठ पर आसीन अर्थात क्या कि मैंने अगर आपको अपने नीचे काम पे रखा तो आप मुझे अपनी सराखों पे बैठा के रखेंगे ना, आप मुझे अपने कंधों में बैठा के रखेंगे। जैसे बजरंगबली राम जी को पूजते हैं तो भाई राम जी को कंधे में बैठा के रखते हैं, अपने पीठ पे बैठा के रखते हैं। यस, वैसे ही मैं अगर आपको नौकरी दूँ तो आप भी मुझे अपने पीठ पे बैठा के रखेंगे। हाँ, वैसे ही दोस्तों पीठासीन अधिकारी वही है कि जो भी मेरे ऊपर के अधिकारी हैं, मेरे से ऊपर के अधिकारी जो मेरे ऊपर विराजमान है, जो मेरे ऊपर के किसी पद पे बैठे हुए हैं, या खासकर सभापति जी हैं, उनको मैं संसद में क्या मामले चल रहे हैं उनकी जानकारी दूँ, संसद में क्या क्या मामला भी चल रहा है उसकी जानकारी दूँ मैं सभापति जी को, और उनको सलाह भी दूँ। तो महासचिव का काम क्या है? संसदीय मामलों की जानकारी देना, संसदीय मामलों की जानकारी देना व संसदीय मामलों से जुड़ा हुआ सलाह देना। और उसके साथ ही साथ जो महासचिव होते हैं ये राज्यसभा के सचिवालय के प्रमुख होते हैं, तभी तो उनका नाम ही है महासचिव। सचिवालय के सबसे महान व्यक्ति तो महासचिव सचिवालय के प्रमुख होते हैं, तथा उसका नियंत्रक भी होते हैं, अर्थात पूरे सचिवालय का नियंत्रण भी वही करेंगे। जो जिस डिपार्टमेंट का हेड होगा उसको पूरा नियंत्रण भी तो वही करेंगे ना। यस, तो क्या डाउट है भाई, मैं एक डिपार्टमेंट उसका मैं महासचिव हूँ, सबसे बड़े पद पे हूँ, तो मैं तो उसको पूरा नियंत्रण करूँगा, उसका पूरा हिसाब किताब मैं तो रखूँगा। यस, बस वही बात यहाँ बोला है। आइए, सभा का नेता। अब सर इसमें क्या बात आ गई सर, सभा का नेता क्या होता है? अरे सब समझ लेंगे, काहे डाउट में हो, सब पढ़ लेंगे हम लोग, कोई चीज़ डाउट मत रखो आप लोग मन में, बस पढ़ते तो चलो, है ना। आइए देखते हैं सभा का नेता क्या होता है। या तो प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं सभा के नेता, अर्थात राज्यसभा के नेता कौन होंगे? तो या तो प्रधानमंत्री स्वयं राज्यसभा के नेता होते हैं। सभा के नेता में से राज्यसभा जोड़ दे रहा हूँ मैं, हाँ। तो सभा का नेता माने राज्यसभा का नेता कौन होगा? तो प्रधानमंत्री या तो स्वयं होते हैं या प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त अन्य कोई मंत्री होता है सभा का नेता। इसका मुख्य कार्य सभा के सदस्यों के बीच में सौहार्दपूर्ण व सार्थक वाद विवाद तथा माहौल बनाना है। यह सभापति के दाईं ओर पहली पंक्ति की पहली सीट पर बैठते हैं। तो भाई ये कहाँ बैठते हैं? यह सभापति के दाईं ओर माने राइट हैंड साइड सभापति के दाईं ओर पहली पंक्ति की पहली सीट पर बैठते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके सामने टीवी प्ले हो रहा है, ये टीवी है, दिखा दो बना के भैया, टीवी मान लीजिए, हाँ, या अगर आप सामने देख रहे हैं तो अगर यहाँ सभापति जी बैठे हैं तो सभापति जी का राइट हैंड साइड इधर होगा, इनका लेफ्ट हैंड साइड इधर होगा। मेरे जैसे मान लीजिए खड़ा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। मैं अगर ऐसा खड़ा हो, मैं सभापति हूँ तो मेरा राइट हैंड साइड, मेरा दाहिना साइड कौन हो गया? ये हो गया, इसलिए राइट हैंड साइड दाहिना साइड ये हो गया। और यहाँ पे जो भी ऐसे पहली पंक्ति होगी, ऐसे पहली पंक्ति फिर दूसरी पंक्ति, आप देखते हैं ऐसे लोग बैठ रहते हैं यहाँ से सदन में, बीच में से मीटर रहता है, यस, ऐसे लोग बैठते हैं ना, यस सर। तो इस पहली पंक्ति के पहली सीट पर जो भी सभा का नेता होता है वो बैठता है। तो यही बोल रहा है कि सभापति के दाहिनी ओर पहली पंक्ति के पहली सीट पर, तो पहली पंक्ति के पहली सीट पर जो व्यक्ति बैठते हैं कौन? सभा के नेता बैठते हैं। और इस पद पर या तो खुद प्रधानमंत्री साहब बैठते हैं, पीएम साहब, या पीएम द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति बैठता है, और इनका काम ही है सौहार्दपूर्ण वाद विवाद करना। आइए, क्लियर हो गई बातें? बोला हर एक चीज़ आपको आंखों सामने दिखेगा, आपको पता रहेगा। कभी भी उस पहली पंक्ति की पहली सीट पे आप कभी देखे होंगे तो आपको कौन दिखते होंगे? प्रधानमंत्री जी दिखते होंगे। ये तो आप जाके देखिएगा, आप गौर कीजिएगा। हो गया, हाँ। तो पहली पंक्ति की पहली सीट पर बैठते हैं। गठबंधन सरकार में इस नेता की बड़ी भूमिका होती है, और जब गठबंधन का सरकार बनता है तब इस नेता की बड़ी सरकार बनती है, मतलब बड़ी भूमिका होती है कि भाई गठबंधन टूट मत जाए, उनका सरकार गिर मत जाए, इसलिए सबको मैनेज करने का कोशिश करते हैं, वह बात बोल रहे हैं। सर सभा का नेता तो कौन हो गया? जो भी सत्ता पक्षधारी का लीडर है, नेता है, बहुमत प्राप्त दल का नेता है, वही हो गया कौन? सभा का नेता एक तरीके से, या उनके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, चाहे प्रधानमंत्री चाहे उनके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति। और विपक्ष का नेता कौन होता है? तो राज्यसभा में विपक्ष का नेता आप देख लीजिए। विधायिका में विपक्ष के नेता का पद बहुत महत्वपूर्ण पद है। सत्तारूढ़ दल के अलावा जिस दल की सर्वाधिक संख्या होती है, तो मान लीजिए बहुमत प्राप्त दल नेता कौन था? मैं। मान लीजिए 3 पार्टी है, बीजेपी है, आप उसी समझ में ज़्यादा आएगा, हाँ सर, बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक, आप है,
तृणमूल कांग्रेस है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, द्रविड़ मुत्र कणिंगम है। तुम्हारी सबसे बहुमत प्राप्त दल नेता कौन है? ये है, ये सबसे ज़्यादा बहुमत इसको मिला। उससे सेकंड नंबर बहुमत किसको मिला? कांग्रेस को मिला। थर्ड नंबर बहुमत किसको मिला? थोड़ा छोटा कांग्रेस को मिला। उससे कम वोट किसको मिला? आपको मिला। उससे कम मान लीजिए तृणमूल कांग्रेस को मिला। दोस्तों सबसे पहले सभा का नेता कौन होगा? इस बहुमत प्राप्त दल का नेता ही सभा का नेता हो जाएगा। और दोस्तों विपक्ष का नेता और जितनी पार्टियां बची उसमें सबसे ज़्यादा वोट जिसके पास है कांग्रेस को, उसका नेता, उसका लीडर हो जाएगा विपक्ष का नेता। वही बात यहाँ लिखा है कि जिस दल की सर्वाधिक संख्या होती है वह विपक्ष बनता है। मगर किसके अलावा? सत्तारूढ़ दल के अलावा जिस दल की सर्वाधिक संख्या होती है वह विपक्ष बनता है, लेकिन कम से कम 10% सदस्य होने ही चाहिए। मगर ये भी जो सेकंड नंबर पे हैं ये विपक्ष तो बन जाएंगे, मगर इनके पास भी जो संख्या है, जितनी भी संख्या इन्होंने बहुमत प्राप्त की, जितनी भी संख्या इनके पास है सदस्यों की, वो कम से कम 10% होनी चाहिए। लेकिन कम से कम 10% सदस्य होने ही चाहिए। अर्थात लोकसभा के, राज्यसभा के कम से कम 10% सदस्य इसके पास तो होने ही चाहिए। जैसे 245 है या 250 मान लेते हैं, 250 का 10% 25 होगा, तो कम से कम 25 सदस्य तो इसके पास हो ही, है ना, तब तो भैया कहलाएगा सेकंड नंबर पे रहने लायक है ये। और इसलिए याद रखिए 10% वाला क्राइटेरिया याद रखिएगा, इसको पूछता है घुमा घुमा के, 10 की जगह 12, 15, 16 कर देगा। कि विपक्ष का नेता कौन बनता है? तो सत्तारूढ़ दल के अलावा जिस दल की सर्वाधिक संख्या होती है, सत्तारूढ़ दल के अलावा जिस दल की सर्वाधिक संख्या होती है उसी का व्यक्ति ही क्या बनता है? विपक्ष का नेता बनता है। मगर वह सत्तारूढ़ के अलावा सेकंड नंबर पर जो हाईएस्ट वोटिंग प्राप्त है उसका कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। पूरे राज्यसभा के 10% सदस्य होने चाहिए, बात याद रख लीजिएगा। कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए, आप ऐसा मान के चलिए। ये मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल में समझाता हूँ। एक केस कि सर ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ये आप है। सर इसके पास 285 मान के चलते हैं सर, 250 में से इनके पास 230 सीट है राज्यसभा में, है नहीं मगर मान लीजिए। हाँ सर इनके पास मान लीजिए 10 सीट, और इनके पास कितना बचा? इनके पास बचा सर आपका, इनके पास समझ लीजिए 12 सीट है, 12 सीट, और इनके पास कितना हो गया सर? इनके पास हो गया 8 सीट। तो भाई टोटल 250 सीट आप मान के चल रहे हैं। तो देखिए 230, 12 और 8 कितना हो जाएगा? हाँ सर 250 हो रहा है। दोस्तों ये तो भाई यहाँ के जो नेता है तो बन जाएंगे सभा का नेता। और विपक्ष का नेता कौन बनेगा? विपक्ष का नेता वो बनेगा जो बहुमत प्राप्त दल या सत्तारूढ़ दल के पास सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा वोट सदस्य संख्या हो। तो सेकंड नंबर पर सदस्य संख्या सबसे ज़्यादा तो इनके पास है, कांग्रेस के पास, इनके पास थर्ड नंबर में है। हाँ तो यहाँ से बनना चाहिए, आप बोलेंगे कि यहाँ से बनना चाहिए कौन? विपक्ष का नेता। मगर दोस्तों यहाँ से नहीं बनेंगे, क्योंकि कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए बोल दिया है। अर्थात 250 का 10% होता है 25, तो कम से कम 25 सदस्य यहाँ होने चाहिए थे। ठीक, तो सर ऐसा स्थिति आ जाए तो क्या होगा? ऐसा स्थिति आ ही नहीं सकता मेरे दोस्त, इसलिए आज तक आई नहीं है, इसलिए उतना सोचने की जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक, चलिए तो क्लियर हो गया। ये 10% वाला कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1969 से इस पद को मान्यता मिली, लेकिन 1977 से इस पद को अधिक शक्तियां प्राप्त हुई। जो विपक्ष नेता ने इस पद का बात कर रहा है, इस पद को मान्यता तो 1969 से मिल गई, मगर इसको शक्ति 1977 से इस पद को अधिक शक्ति प्राप्त हुई एवं इस पद को आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, इसलिए राज्यसभा में विपक्ष का नेता होना बहुत ही सम्मानपूर्वक बात है। राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति को या बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति को, बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ को ही बनाया जाता है। तो याद रखिएगा इस बात को, जिसमें बहुत लंबे समय तक गुलाम नबी आज़ाद जी रहे हैं, है ना। क्लियर हो गई भाई बात? तो याद रखेंगे 1969 से इस पद को मान्यता मिली कि विपक्ष का नेता का एक पद होना चाहिए। 1977 से इस पद को बहुत सारी शक्तियां मिली। क्वेश्चन देखते हैं, आइए। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आंसर है डी, 6 वर्ष। और उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल 5 वर्ष का। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति जी होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति जी होते हैं, डी। राज्यसभा में हर दूसरे वर्ष कितने सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं? प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। तो 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में। तो आंसर हो गया सी, 1/3 सदस्य।
तो चलिए भैया, आज आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है राजसभा के बारे में। बहुत ही बारीकी से हर एक टॉपिक को, हर एक उसके पॉइंट्स को सीखे हैं। कहाँ गलतियाँ होती है, कहाँ एग्जामिनर 10 को 12% कर देगा, 15 कर देगा, 10 सोच के रखना है। कहाँ उम्र में आपको घुमा देगा, कहाँ कार्यकाल में आपको घुमा देगा, क्या अंतर है उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति के पद के बीच में, क्या होता है सभा का नेता, क्या होता है विपक्ष का नेता, सब आपको आज अच्छे से जानकारी हो गया होगा। तो यहीं पे अगर मैं थोड़ा सा भी आपको स्पष्ट रूप से समझाने में सफल हुआ तो इसी में मेरी सार्थकता है मेरे दोस्त। और अगर आप समझ गए तो इसी में आपकी जीवन की सार्थकता है कि आप हर दिन कुछ भी अपने जीवन में नया ऐड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप हर दिन अपने ज्ञान के सागर में कुछ भी नया ऐड करेंगे तो एक दिन आप पूरे रूप से कंप्लीट हो जाएंगे, संपूर्ण हो जाएंगे। हालांकि व्यक्ति कभी संपूर्ण तो होता नहीं है, मगर सीखने के स्तर पर किसी एक निश्चित मार्जिन पर, किसी एक निश्चित सीमा तक तो आप पूर्ण रूप से हो ही सकते हैं। इसलिए सफल व्यक्ति तो वही है जो हर दिन अपने ज्ञान की दुनिया में कुछ नया ऐड करे। तो अगर थोड़ा सा कुछ नया ऐड हुआ होगा तो आप एकदम सही मार्ग पे जा रहे हैं, कुछ भी नया सीखने मिला होगा, एकदम स्पष्ट हुआ होगा कुछ कॉन्सेप्ट, तो वही मेरी सार्थकता और उसी में आपकी सफलता है दोस्तों। तो चलिए, यहीं पे आप सबसे भैया अलविदा लेता हूँ। आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। धन्यवाद।